हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं आपके लिए माइंड मैप सीरीज में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आने वाले 1 सवा घंटे में हम लोग लॉज ऑफ मोशन के हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करेंगे, हर इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस सीरीज को मतलब इस लेक्चर को आप पूरा देख लोगे तो लाइफ झम से लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में ऑसम हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला लॉ क्या है? पहला लॉ यह है कि एक बॉडी जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाहता है। मतलब जब तक बल नहीं तब तक बदलाव नहीं। मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में बोले, बॉडी रिमेन्स इन अ सेम स्टेट, अ बॉडी remains in a same state unless until there is an external force. किसी बॉडी का स्टेट तब तक चेंज नहीं होता जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। जब तक बल नहीं तब तक बदलाव नहीं। ठीक है, बिना फोर्स के किसी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता। इस पे देखो कितना औसम सवाल आता है। पहला सवाल क्या है भाई साहब? एक बॉडी है 5 kg की, ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। इस पर फोर्स कितना लग रहा है? एक बॉडी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है? तो छूटते ही बच्चे बोलते हैं गुरुजी F इज टू mg। एफ की वैल्यू क्या आएगा? मास है 5, जी है 10, 50 न्यूटन। जैसे ही बच्चा बोलता है 50 न्यूटन, वैसे उसका हो जाता है ओशिट। ये ओशिट हो गया। क्यों? हमने बोला एक बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। जब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस पर जो नेट फोर्स होगा, एफ नेट जो होगा, वो आएगा कितना? 0 आएगा। हां, अगर मैं पूछता ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तब आप 50 बोलते। लेकिन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो 50 ग्रेविटी लग रहा होगा, तो कोई 50 ऊपर तरफ लगा रहा होगा, कोई 50 ऊपर तरफ लगा रहा होगा, जिससे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है ना? आइए, बातों बातों में पहला लॉ आपने सीख लिया। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में 3 बातें होती हैं। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, वो सब आप जानते हैं। अब अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या? एफ इज इक्वल टू होता है डीपी बाई डी टी। मतलब एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। इक्वलिटी लगा देंगे तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डीपी बाई डी टी। ठीक है, एफ आएगा डीपी बाई डी टी। एफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस फॉर्मूले में भाई जान बसती है किसके? नीट का पेपर बनाने वाले लोगों की। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत फॉर्मूला है। आपको बता दें, एफ जो आएगा एवरेज, इस पर देखना प्रीवियस ईयर के लाखों सवाल आए हैं। कुछ ज्यादा बोल गए भाई साहब, लेकिन प्रीवियस ईयर के बहुत सवाल आए इस पर। चेंज इन मोमेंटम निकालो, टाइम इंटरवल से डिवाइड करो, फोर्स आएगा। इसमें बहुत सारी सिचुएशन आती है। बॉल कैच करते हो तो ऐसे पकड़ते हो, क्यों? टाइम इंटरवल बढ़ा देते हो, फोर्स कम लगता है। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला है जिस पे बहुत सवाल आया बाबूजी, बहुत। ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट है मोमेंटम में चेंज निकालना। मोमेंटम में चेंज निकालना, मोमेंटम में चेंज निकालना बहुत ही कठिन काम है। क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है मेरी जान। क्या बोला मैंने? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब विद साइन चेंज निकालना होगा, विद साइन चेंज निकालना होगा। तो होता क्या है, जैसे ये दीवार है, ये कोई एम मास की बॉल है, इधर यू स्पीड से जा रहा है, टकराने के बाद ये वापस ऐसे यू स्पीड से आ रहा है। चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो फाइंड चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी निकालना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एम यू माइनस एम यू और बोल देते हैं 0। जैसे ही ये बोलते हैं वैसे ही इनका फिर से झम से हो जाता है, क्या? ओशिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है भाई साहब, चेंज इन मोमेंटम में जब लिखेंगे तो ये फाइनल इधर की तरफ है माइनस एम यू, इनिशियल इधर की तरफ है, इसलिए एम यू। तो चेंज मोमेंटम क्या आएगा? -2mu आएगा, -2mu आएगा। यह करेक्ट सवाल होगा।
इस सवाल का करेक्ट जवाब ये होगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, तो जब भी कभी आप एवरेज फोर्स वगैरह निकालें, एफ एवरेज निकालें, तो चेंज इन मोमेंटम बड़ी सावधानी से निकालें, नहीं तो गलत होने के भरपूर चांस रहते हैं। अब इसी में एक सिचुएशन और भी होती है, बहुत ही भीषण सिचुएशन होती है। वो क्या होती है, इस पर भाई साहब बहुत सवाल आया है, इस पर बहुत सवाल आया है। वो क्या है सिचुएशन, देखो बाबूजी, है ये कि ये एक वॉल है, यहां पे एक आ रही है बॉल, वॉल और बॉल क्या राइमिंग है, यू स्पीड से एम मास की ऐसे आती है, टकरा के ऐसे जाती है, ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर मान लो मैं ये एंगल थीटा देता हूं, ये एंगल थीटा देता हूं, ये वाला एंगल फाई ले लेता हूं, ये वाला एंगल फाई ले लेता हूं। इस पर कई बार सवाल आया है, कई बार सवाल आया है इस पर। मुझसे बोला गया चेंज इन मोमेंटम निकालो। तो देखो क्या है, अगर मैं इस मोमेंटम की बात करूं, इस मोमेंटम की बात करूं, तो ये वेलोसिटी जो ऐसे थी, इस वेलोसिटी को अगर मैं तोड़ूं, तो ये यहां से एंगल आएगा थीटा, तो ये आएगा यू कॉस थीटा। मोमेंटम बना दे तो एम से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर देखेंगे तो क्या आएगा, एम यू साइन थीटा। टकरा कैसे जा रहा है, तो ये क्या आएगा सर, एम यू कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, एम यू साइन थीटा। ठीक है, कब किया मैंने ये मैंने किया जब वर्टिकल से देखा। तो कुछ लोग कहेंगे गुरुजी ये तो ऐसे आ रहा था, तो एंगल आप यहां से फाई ले लेते, क्योंकि ये फाई दिया हॉरिजॉन्टल से, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करता दिया था यू कॉस फाई, तो मोमेंटम हो जाता है एम यू कॉस फाई, यहां आ जाता है एम यू साइन फाई। समझ पा रहे हो, लगी ब्रांच में कॉस, दूर वाली में साइन होता है बच्चा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इधर एम यू साइन फाई आ जाएगा, ये एम यू कॉस फाई आएगा, सॉरी एम यू कॉस फाई आएगा, एम यू कॉस फाई आएगा, ये आएगा एम यू साइन फाई। तो ये बताना क्या चाह रहे हो, देखो अगर मैं चेंज निकालूं तो ये वाला मोमेंटम एम यू साइन फाई वैसे ही रहा, एक्स डायरेक्शन का जीरो हो गया, एम यू कॉस थीटा नीचे था, एम यू कॉस थीटा ऊपर हो गया, तो चेंज मोमेंटम क्या आएगा, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं भाई साहब, ऊपर डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो चेंज मोमेंटम जब यहां लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा क्या, 2mu, और क्या आएगा यहां पे, कॉस थीटा, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2mu, यहां पे देखो साइन में बन रहा है तो साइन फाई, ऐसा लिखा जाएगा। क्यों ये सब क्या कराए हैं आप बेटा, इसी में तो सवाल आता है। ये ऐसे कोई बॉल आके टकरा रहा है, थीटा एंगल वर्टिकल से दिया होगा, अगर थीटा एंगल वर्टिकल से दिया हुआ है तो आप कॉस में लिखना चेंज इन मोमेंटम, अगर ये फाई एंगल वॉल से दिया है तो फाई में लिखना। यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर सवाल बहुत आया है, इस पर सवाल बहुत आया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंगल देखना। एंगल देखो कहां से है, एंगल देखो कहां से, अगर एंगल आपका हॉरिजॉन्टल से है तो साइन में लिखना, वर्टिकल से तो कॉस में लिखना। मैंने आपको ये जानबूझ के लिख के दिखाया जिससे आप ये कंपोनेंट लिखना जान जाओ। ठीक है, समझ में? चेंज मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट है जानते हो, और ये एक सवाल बहुत बार आया, ये भी तुम जानते हो। ठीक है, साइन लिखा जाएगा, कॉस लिखा जाएगा, ये तुम्हें याद रहेगा। अब समझ में आ गया कैसे। देखो यहां ऐसे है तो इस यू को तोड़ोगे तो इधर कॉस बनेगा, इधर साइन बनेगा। इसका मतलब जो यहां से दिया जाएगा तो साइन बन जाएगा। अच्छा, जो वर्टिकल से होगा तो क्या जाएगा, ये इधर रहेगा तो ये कॉस बनेगा। तो अगर वर्टिकल से रहेगा तो कॉस वाला ले लेना। अभी क्लियर है बाबू? खैर, फिर से हम मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि अब हम बात कर रहे थे क्या, फोर्स। क्या बात कर रहे थे, फोर्स, एवरेज फोर्स। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल पे डिपेंड करता है। जितना बढ़िया चेंज इन मोमेंटम निकाल लोगे उतना आसानी से तुम सवाल कर लोगे। देख रहे हो भाई, मजाक कर रहा है मेरे साथ। जितना आसानी से तुम चेंज इन मोमेंटम निकालोगे उतना आसानी से ये सवाल कर पाओगे। अब जरा इसी पे और विस्तार से चर्चा करते हैं। ये अगर मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका स्लोप फोर्स देगा, स्लोप फोर्स देगा। अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है तो इसका एरिया जो देगा वो चेंज इन मोमेंटम देगा।
इस पर बहुत सवाल आते हैं। मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप फोर्स देगा और फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम देगा। इसको कभी कभी इंपल्स भी बोल देते हैं हम लोग, इसको इंपल्स भी बोल देते हैं, इसको इंपल्स भी बोलते हैं। ये जो एरिया आएगा इंपल्स भी मिल जाएगा। कैसे? इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है बहुत बढ़िया चेंज इन मोमेंटम। किसकी वजह से? इंपल्सिव फोर्स की वजह से। जैसे बहुत तगड़ा फोर्स लग रहा है सर, है ना, बहुत कम समय में बहुत तगड़ा फोर्स जो होता है उसको बोलते हैं इंपल्स। बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगता है उसको बोलते हैं इंपल्स। तो ये जो आएगा ना ऐसे एफ डी टी जो आएगा, ये एफ डी टी जो होगा वो देगा क्या? चेंज इन मोमेंटम डीपी। और इसी को हम क्या बोलेंगे? इंपल्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इंपल्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इंपल्स बोल देंगे। क्लियर है? चलो, तो आपने कुछ कुछ चीजें सीख ली इतनी देर में, अभी और भी सिखाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या? एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? एम डीवी बाई डी टी। ये कहां से लेके आए? मोमेंटम का चेंज था ना, तो वी डी एम बाई डी टी। वी डी एम बाई डी टी। एक सवाल है मेरा, बताओ टूरूलब है या नहीं? ये टूरूलब है कि नहीं? क्या? अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, then force on body is always 0। ठीक है? क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? ये सच है या नहीं? ये सच है नहीं? अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन फोर्स ऑन बॉडी इज ऑलवेज 0। देखो ये ऑलवेज 0 वाली जो बात है, ये सही है कि नहीं? गलत है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। रीजन क्या है इसके रॉन्ग होने का? रीजन क्या है रॉन्ग होने का? हमने बोला अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया ऊपर, कुछ बताया भी नहीं, ऊपर लिख दिया है। जरा ध्यान से देखो बेटा, इफ एम इज कांस्टेंट, एम अगर कांस्टेंट होगा तो डीएम बाई डी टी 0 होगा। सो एफ की वैल्यू क्या आएगी? एम डीवी बाई डी टी। अगर कोई बॉडी गिवन मास की है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, तब उस पे नेट फोर्स 0 होगा, तब उस पे नेट फोर्स 0 होगा। अगर कोई बॉडी गिवन मास की है, गिवन मास बोला जाए, मास कांस्टेंट, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी तब तो फोर्स 0 होगा। ठीक है? अगर इफ v इज कांस्टेंट, सो डीवी बाई डी टी 0, तो क्या फोर्स 0 होगा क्या? नहीं। देखो ना ध्यान से, एफ इज इक्वल टू वी वेक्टर डीएम बाई डी टी। ओके, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चले लेकिन उस बॉडी का मास चेंज हो रहा है, तो फोर्स 0 नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन फोर्स ऑन बॉडी इज ऑलवेज 0, हां होगा, लेकिन अ बॉडी ऑफ गिवन मास, उसका मास चेंज नहीं हो रहा, तो अगर ये स्टेटमेंट लिखा होता बॉडी ऑफ गिवन मास तब, अदरवाइज ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी और उसका मास बदलता रहेगा, जैसे यही तो है रॉकेट प्रोपल्शन, यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी रॉकेट प्रोपल्शन की, यहीं से शुरू होती है सारी कहानी रॉकेट प्रोपल्शन की। ठीक है? अभी करेंगे इस पे सवाल, है ना? तो क्लियर हुआ? कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा होगा लेकिन उसका मास बदलेगा तो उस पर फोर्स 0 नहीं होगा। ये रीजन असर्शन का सवाल है, नीट में आता है, नीट में आता है, और रीजन असर्शन का सवाल है। दोनों बदल रहे होंगे तो ऐसे लिख देंगे। तो F इज इक्वल टू एम ए, फादर इज इक्वल टू मदर, इस पे बहुत सारा सवाल होता है, पुली ब्लॉक दुनिया भर का बवाल इससे होता है, और इससे रॉकेट प्रोपल्शन, ये सब थ्रस्ट की बातें इससे होती हैं। ठीक है? आइए कुछ केसेस आपको बताते हैं जहां पर यह वाला कंसेप्ट लगता है, F इज इक्वल टू वी डीएम बाई डी टी वाला कंसेप्ट लगता है, F इज इक्वल टू वी डीएम बाई डी टी वाला कंसेप्ट लगता है। बोला कि एक मशीन गन है, n बुलेट्स फायर कर रहा है पर सेकेंड, जिसका वेलोसिटी v है, मास ऑफ ईच बुलेट इज m, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप गन स्टेशनरी। तुम्हें पता है अगर ये ऐसे इधर जा रहा है तो ये बुलेट निकलने के बाद ये ऐसे जाएगा v डैश, इसको रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। सो v डैश की वैल्यू क्या आएगी? mv डिवाइड बाई कैपिटल M, वो भी माइनस अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जितना मोमेंटम ये आगे लेके जाएगा उतना मोमेंटम ये पीछे देके जाएगा। तो जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना फोर्स इस पे लगेगा, जिस हिसाब से इसका मोमेंटम का चेंज होगा उस हिसाब से इसका मोमेंटम का चेंज होगा।
तो क्या आएगा फोर्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखो, क्या लिखोगे? देखो, एक बुलेट का मोमेंटम इतना होता है, ऐसे एन बुलेट पर सेकेंड हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही क्या बन जाएगा? फोर्स। इतना फोर्स लग रहा है किस पे? बुलेट पे। इतना ही फोर्स लगेगा किस पे? गन पे। तो एन एम वी हो जाता है। अच्छा, अगर ये बुलेट आई और इस दीवार पे टकरा रही है और टकरा के चिपक जा रही है, तो कितना मोमेंटम लेके जा रही है? एमवी। ऐसे एन बुलेट्स पर सेकंड होंगे तो कितना मोमेंटम पर सेकंड लेके जाएगा? एन एम वी। और मोमेंटम पर सेकंड क्या होता है? फोर्स। इसीलिए क्या बन गया? एन एम वी बन गया फोर्स। लेकिन अगर बुलेट बाउंस बैक कर जाए, देखो बुलेट गई, टकरा के रुक गई, तो मोमेंटम में चेंज एमवी हो गया। गई, टकरा के गई, वापस आ गई, तो अभी तुमने देखा था बॉल जाके टकरा के आता है तो मोमेंटम में चेंज 2mu आता था। तो यहां क्या आएगा? 2 आएगा फैक्टर, और mv आएगा। n बुलेट पर सेकंड है तो क्या जाएगा? 2mv हो जाएगा। क्या जाएगा? 2mv। मतलब कोई बुलेट जाए, टकराए, टकरा के वापस आए उसी स्पीड से, तो चेंज मोमेंटम 2mv। फोर्स के हिसाब से देखो तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड जाएगा तो 2nmv हो जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। अगर मैं बोलता हूं एक बुलेट जाए, टकराए, जा रही थी यू स्पीड से, टकरा के आ रही थी ये आर टाइम्स ऑफ यू से, कुछ कम वेलोसिटी से टकरा के आ रही थी, तो यहां पे फोर्स जानते क्या आएगा? 1 + r इज इक्वल टू mu। अगर ये उसी स्पीड से आएगा तो यहां r की वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर इसकी स्पीड बाद में 0 होगी तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या आएगा? mu आ जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ बुलेट्स कितने? n। तो 1 + r mun हो जाएगा। r क्या बताता है? रिफ्लेक्टिविटी, कितना फ्रैक्शन स्पीड वापस लेके आ रहा है। जैसे मैं बोलूं मैंने बॉल मारी दीवार पे और वो वापस जा रही है हाफ ऑफ वेलोसिटी से आ रही, तो r की वैल्यू क्या होगी? मैंने बोला बुलेट मारा, ऐसे मार दिया, रजनीकांत जानो हमको, तुम मारा बुलेट, ऐसे गया, टकरा के वापस आ रहा है किससे? हाफ वेलोसिटी से। तो आर की वैल्यू क्या होगी? वीडियो रोको, कमेंट करके बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, और आंसर लिख के बता देना फोर्स कितना आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानी का जेट ऐसे जा रहा था, दीवार पे पड़ रहा था। तुमने बहुत बार देखा, पाइप लेके तुमने चप्पल उप्पल पे मारा हुआ, चप्पल खिसक जाती है, किया ना? पाइप से पानी मार दो, पत्ते उत्ते पड़े तो बह जाते हैं। क्यों? पाइप से पानी निकलता है, मोमेंटम निकलता है। मोमेंटम लगातार किसी चीज पे पड़ेगा, मोमेंटम लगातार चेंज होगा तो फोर्स लगाएगा। तो ये पानी लगातार निकलेगा तो फोर्स लगाएगा। तो यहां dm/dt क्या हो जाएगा? ये मान लेते हैं एक्स विड्थ है, एरिया ए है, तो मास लिखो, क्या लिखो? रो ए एक्स, ये हो जाएगा मास, रो ए एक्स हो जाएगा मास, और इसको d/dt कर दो, तो क्या हो जाएगा? रो ए dx/dt। dx/dt हो गया वेलोसिटी, तो रो ए वेलोसिटी, रो ए टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, ये हो जाएगा dm/dt। मेरी जान, ये याद कर लो, फ्लूइड में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मास हो जाएगा रो ए वी, मास फ्लो रेट हो जाएगा रो ए वी। अब मुझे चाहिए फोर्स में लिखेंगे v dm/dt, v लिखा और यहां पे लिखा रो ए वी, तो ये क्या हो जाएगा? रो ए वी स्क्वायर। फोर्स क्या आएगा? रो ए वी स्क्वायर आएगा। याद कर लो भाई साहब, बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, बहुत तगड़ा फॉर्मूला है। अच्छा, पावर क्या होता है बेटा? ये पूछा जाता है, वैसे वर्क एनर्जी में भी इसको कराएंगे, लेकिन अभी बता देते। पावर का फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो रो ए वी क्यूब आ जाएगा। पावर प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी क्यूब के। ये क्वेश्चन पूछा गया, वेलोसिटी डबल कर देंगे, पावर क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। क्यों? 2 का क्यूब 8। पूछा गया सवाल है भाई साहब, पूछा गया सवाल है। अच्छा, अब ये बताओ, ये जेट ऐसे निकल रहा है, तो इतना पानी पे फोर्स लग रहा है, तो उतना ही पीछे भी लगेगा। तो क्या है? जेट हिट्स वर्टिकल वॉल एंड डज नॉट रिबाउंड, देन फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ वॉल। तो जितना फोर्स लगाएगा उतना ही पाएगा, तो दीवार पे इतना फोर्स लगेगा। अगर रिबाउंड कर जाए तो 2 रो ए बी स्क्वायर। कुछ फ्रैक्शन रिबाउंड करे तो एफ क्या आएगा? 1 + r रो ए वी स्क्वायर। जब r क्या है? v डैश डिवाइड बाई, या हाँ ऐसे v डैश डिवाइड बाई v। समझ गए होगे तुम। अब देखो, अगर अलोंग द नॉर्मल एंगल बना हो, मतलब ये टकरा रहा है और नॉर्मल के अलोंग कितना फोर्स लगेगा? इस केस में देखो, एंगल यहां से है तो कॉस बनेगा, यहां से बनता तो क्या बनता? साइन बनता। यहां से बनता क्या बनता? साइन बनता। क्यों? पीछे करके आए, देखो पीछे करके आए, देखो कहां गया?
अभी उन्होंने किया था ना, अगर वर्टिकल से एंगल बनता है तो कॉस में मोमेंटम चेंज आता है, अगर यहां से बनता है तो साइन में आता है। तो ये सवाल पूछा गया है, यहां पे क्या होता, अगर ये फाई होता तो ये रो ए वी ये आ रहा था, ये ऐसे हो जाता रो ए वी स्क्वायर साइन फाई, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो आप ना अभी तक 4 नंबर पक्के कर चुके हैं। हर सवाल सवाल हर सवाल सवाल हर सवाल सवाल इसी स्लाइड से आया है, जो नीट में आया है, जो नीट में सवाल आया है इसी स्लाइड से आया है, इसी स्लाइड से आया है। तो पहली बात ध्यान सुनो, ओए एवरेज फोर्स निकालने वाला सवाल जरूर आता है, जिसमें स्लोप निकालना पड़ जाता है, कभी 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 एरिया निकालना पड़ जाता है। अब देख लेना जैसे जो पड़ता हो। फिर एक आता है चेंज मोमेंटम निकालने वाला, ये दीवार वाला सवाल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके गूगल मारो, देखो मिलेगा आपको, है ना, इसी पर बेस्ड। अब रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहां पे ये रॉकेट से गैस निकल रही है, मान लो यू, यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस, लेकिन ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट होती है मेरी जान, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। और रॉकेट जा रहा है किसी वी वेलोसिटी से, रॉकेट जा रहा है किसी वी वेलोसिटी से, तो जब गैस निकलेगी यहां यू से, तो यहां पे क्या आएगा, इस पे गैस पे फोर्स नीचे लगेगा, रॉकेट पे फोर्स ऊपर लगेगा। और फोर्स क्या आता है, ये जो लिखते हो ना यू डीएम बाई डी टी होता है। ये यू क्यों लिखा गुरुजी, ये क्यों नहीं लिखा, हां फोर्स की जो वैल्यू पढ़ते हो, फोर्स होता है डीपी बाई डी टी, और यहां पे जब लिखते हो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, बाकी सब छोड़ो, तो ये लिखते हो वी, ये लेकिन यू होता है, यहां पे वी रिलेटिव होता है, और यहां पे डीएम बाई डी टी होता है। ये रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यहां हमने मान के चला है कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, v कॉन्स्टेंट है, v क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। इस पर थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर तरफ, वेट लगेगा इस पर नीचे की तरफ, अगर ग्रेविटी होगा तो, ग्रेविटी होगा तो यहां पे एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा जो ऊपर तरफ लगेगा, वेट लगेगा नीचे की तरफ, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो गैस के निकलने के वजह से इस पे थ्रस्ट फोर्स लगता है। तो इस रॉकेट का एक्सेलरेशन इस मोमेंट पे क्या होगा, तो आप देखो इस पे लग रहा होगा क्या, F, और नीचे लग रहा होगा mg इज इक्वल टू आ जाएगा इस समय का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F की वैल्यू आएगा u dm बाई डी टी माइनस mg इज इक्वल टू ma, a की जो वैल्यू आएगी वो आएगा u dm बाई डी टी डिवाइड बाई m माइनस जी। भाई साहब याद कर लेना, ये एक नहीं अनेकों बार इस पे प्रश्न आए हैं। इफ g इज 0, कभी कभी हम ले लेते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, जब ग्रेविटी फ्री स्पेस में जाते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगा, u dm बाई डी टी। कम से कम पिछले 10 साल में ये 7 बार सवाल आया है, इसने पे, इतने पे कम से कम 7 बार सवाल आया पिछले 10 सालों में, 7 बार सवाल आया इसी पर। देखना तुम जाके क्या है, u इज इक्वल टू डीएम बाई डी टी डिवाइड बाई एम। जिस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन निकालना हो उस इंस्टेंट का मास लिख देना। यहां पर मास तो लगातार घट रहा है, लगातार घट रहा है, ये आ जाएगा। u क्या है, जिस स्पीड से वो निकल रहा है। अच्छा, अगर मैं पूछूं किसी समय पे वेलोसिटी क्या होगी, तो किसी समय पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी u टाइम्स ऑफ लॉग में m नॉट बाई m। m नॉट क्या है, शुरुआत का मास है। हम ये मान के चल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, v इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u टाइम्स ऑफ लॉग m नॉट बाई m आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, u dm बाई डी टी डिवाइड बाई m, ये होता है। और जिस समय एक्सेलरेशन चाहिए उस समय मास लिखना, उस समय मास लिखना। क्लियर है, पक्का है, इस पर सवाल हर साल आता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो, तो रॉकेट प्रोपल्शन कोई बहुत बड़ी भयानक चीज अब आपके लिए नहीं रही। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई बॉडी बिना एक्सेलरेशन के हो, बिना एक्सेलरेशन के हो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन 0 होने मतलब यह नहीं होता कि वेलोसिटी भी 0 हो सकती है वेलोसिटी 0 हो सकता है वेलोसिटी नॉन जीरो हो।
समझे नहीं? देखो, ये होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बस और कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो। फोर्स जीरो होने मतलब क्या हो जाएगा? अगर एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स जीरो, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो वाई डायरेक्शन का फोर्स जीरो, अगर जेड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो जेड डायरेक्शन का फोर्स जीरो। जेड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा, उस डायरेक्शन का फोर्स जीरो होगा। एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स जीरो, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो वाई डायरेक्शन का फोर्स जीरो, जेड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो जेड डायरेक्शन का फोर्स जीरो होगा। अगर बॉडी को कुछ ना बोला जाए बॉडी इक्विलिब्रियम में है, चिल कर रही है, तो समझ जाना हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसमें हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा। जैसे ये चिलगोजा खड़ा है, ये चिलगोजा यहां पे खड़ा है, तो ये अभी एक्स डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है, वाई डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है। एक्स डायरेक्शन कोई फोर्स है नहीं, तो इस पे क्या लगेगा? वाई डायरेक्शन में एन रहेगा, mg रहेगा, इक्विलिब्रियम में हो गया। लेकिन अभी ये चिलगोजा दौड़ने लग जाए, ये चिलगोजा दौड़ने लग जाए किसी ए एक्सेलरेशन से, अब बताओ क्या ये एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है? तो पक्का है कि एक्स डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम नहीं है। एक्स डायरेक्शन नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो बाल पीछे उड़ेंगे ना ऐसे। और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? वाई डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, वेट लगेगा। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा, तो वाई डायरेक्शन में नॉर्मल माइनस mg होगा और जीरो होगा। तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा लेकिन एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं, है ना। अगर कोई पूछता है, ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनना, मैं धीरे धीरे रिपीट करूंगा और कमेंट करके जवाब बताना। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या उस पर फोर्स नहीं लग रहा है कोई? एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? एक बात, क्या उस पर नेट फोर्स जीरो है? देखो, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? क्या उस पर नेट फोर्स जीरो है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर से बोल रहे हैं। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? क्या उस पर नेट फोर्स जीरो है? बस इतना बोला है, कमेंट करके जवाब बताना झम से। चलो, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझ में आया? इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया कि नेट फोर्स जीरो होता है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करने के लिए कोई ज्यादा वेद मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेट फोर्स करके जीरो कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसके लिए क्या करते हैं, कभी कभी हम लामीज थ्योरम का यूज कर लेते हैं। ये क्या बवाल है गुरुजी? देखो बताते हैं। ऐसे ये फोर्स लग रहा है F3, ये फोर्स लग रहा है F2, ये फोर्स लग रहा है F1, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। तो क्या आएगा? F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई साइन बीटा, F3 डिवाइड बाई साइन गामा। कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा, F2 डिवाइड बाई साइन गामा और F3 डिवाइड बाई साइन बीटा रखो। ये क्या कर दिया मैंने? F3 डिवाइड बाई साइन बीटा होना चाहिए, मैं यहां थोड़ा गड़बड़ कर गया। और F3 डिवाइड, इसको मैं चेंज कर देता हूं, रुको एक सेकेंड। ये 1 है, ये 2 कर दो, ये 3 कर दो, अब सही रहेगा, है ना। तो जो फोर्स लिखो उसके अपोजिट एंगल लिखो, जो फोर्स लिखो उसके अपोजिट एंगल लिखो, जो फोर्स लिखो उसके अपोजिट एंगल लिखो। ये तभी होगा, ये रिलेशन तभी होगा, कभी होगा जब F1, F2 और F3 का सम जीरो होगा। जब ये तीनों फोर्स का सम जीरो होगा तभी ये सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। जब तीनों फोर्स का सम जीरो होगा तभी ये वाली बात सही होगी, नहीं तो नहीं सही होगी। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्स का सम हमेशा जीरो आएगा, और इसको बोलते हैं लामीज थ्योरम, इसको बोलते हैं लामीज थ्योरम। तो कई बार क्या होता है, इस थ्योरम से हम बड़ी आसानी से चीजों को कर ले जाते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूं, क्या बात करता हूं, बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पूछा गया बाबू, इसलिए मैं आपसे करता हूं। क्या करता हूं? देखो, अगर ये देखा होगा आपने सवाल, बहुत ही बार देखा होगा, क्या सवाल कि ये एक मास है mg, यहां पे एक रस्सी लगी है, यह एंगल 37 डिग्री है और यहां पे एक रस्सी लगी। मैं बहुत चिरकुट टाइप का सवाल करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए यहां पे टेंशन कितनी है, यहां पे टेंशन कितनी है, तो कैसे निकालोगे?
कैसे निकालोगे? चाहो तो आप इसको कंपोनेंट करके भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। पहले मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, फिर कंपोनेंट से बताऊंगा। यहां पे आएगा क्या? टेंशन, ठीक है। यहां आएगा T2, यहां आएगा mg, ठीक है। ये होगा 37 डिग्री, ये रहेगा 90 डिग्री, टोटल हो जाएगा आपका 127 डिग्री, ठीक है। और ये 180 में से 37 माइनस कर दो, 180 में से 37 माइनस कर दो, तो ये आएगा 3 और ये आएगा आपका 7, 7 में 143 आ जाएगा ऐसे। और ये तो आपका 90 है ही ऐसे। तो अब आप देखो, T1 लिखोगे, इक्विलिब्रियम में है ना ये, T1 लिखोगे और साइन 127 कर दोगे, T2 लिखोगे साइन 90 कर दोगे, mg लिखोगे साइन 143 कर दोगे। अब टेंशन पूछा है आपसे, बारी बारी से निकाल लो। T1 लिखोगे साइन 90 प्लस 37, मतलब कॉस 37 इज इक्वल टू mg, और यहां साइन 90 प्लस कितना आएगा? 53। ठीक है, जाएगा T1 की वैल्यू आएगी क्या? कॉस का 37 डिवाइड बाई कॉस का 53, और mg कॉस 37 होता है 4/5, कॉस 50 होता है 3/5, ये mg, तो 4/3 mg, 4/3 mg। T1 की वैल्यू आएगी 4/3 mg, सिंपल है। 90 प्लस 37 कॉस 37, 4/5, 53 के लिए 3/5, 4/3 mg आ जाएगा। अब अगर मैं T2 निकालूं तो T2 डिवाइड बाई साइन 90 इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई कॉस, सीधा सीधा लिख सकते 53। तो ये T2 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा? T2 वैल्यू आएगी 5 बाई कितना जाएगी? 5/3, 5/3। तो T2 की वैल्यू आएगी 5/3 mg। सीधा सीधा वैल्यू भरो, आंसर निकालो। इसी चीज को मैं कंपोनेंट से निकाल सकता हूं, इसी बात को मैं कंपोनेंट करके भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। कैसे कंपोनेंट करके निकालेंगे, कैसे कंपोनेंट करके निकालेंगे, वो आइए हम आपको बताते हैं, वो आइए हम आपको बताते हैं। देखो, ये है T2 cos 37, T2 sin 37। तुम देखो T2 sin 37 कभी कभी इससे भी आसान होता है, कभी कभी उससे भी आसान होता है, वो आपकी मर्जी कैसे करोगे। T2 sin 37 mg को बैलेंस कर रहा है, ये आएगा 3/5 T2 इज इक्वल टू mg। देखो T2 की वैल्यू कितनी आ रही? 5/3 mg आ रही, नहीं आ रही? देखो पीछे देखो, T2 वैल्यू 5/3 mg आ रही, नहीं आ रही? आ गई 5/3 mg। T1 देखो, T2 cos 37 इज इक्वल टू T1, T2 की वैल्यू है 5/3 mg, 37 होता है कितना? 4/5, 5 से 5 उड़ा दो, T1 आ जाएगा। T1 की वैल्यू क्या आएगी? 4/3 mg। देखो यहां आ रहा नहीं आ रहा 4/3 mg? आप चाहे जिससे करो, आंसर आना है, आपकी मर्जी क्या लगाते हो। कभी कभी कंपोनेंट सही रहता है, कभी कभी ऐसे सही रहता है। आपको चेक करना है आप किसमें कंफर्टेबल हैं। आइए, अब इक्विलिब्रियम बॉडी में एक सवाल बहुत फेमस है, चिड़िया के वेट से ज्यादा टेंशन है या नहीं? रोप में टेंशन चिड़िया के वेट से ज्यादा होगा या फिर कम? ये ऐसा, एक्चुअली ये ऐसा था, ये यहां पे एक रोप लगी थी ऐसे, यहां पे एक चिड़िया बैठी थी, यहां पे एक चिड़िया बैठी थी, ठीक है। ये एक चिड़िया बैठी थी, अब ऐसे बैठी थी, तुम ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, ऐसे चिड़िया बैठी थी। तो इस चिड़िया के वेट से ज्यादा टेंशन होगा या कम टेंशन होगा, ऐसा सवाल पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहां है क्या? देखो, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये थीटा, ये थीटा, ये टेंशन, ये टेंशन, ये mg। तो अगर मैं देखूं तो ये आएगा T sin थीटा, सिमेट्री थी इसलिए दोनों तरफ टेंशन सेम थी, और ये आएगा 2T cos थीटा,
2t cos थीटा, ये आएगा mg। सो 2t cos थीटा इक्वल टू जाएगा mg, t की वैल्यू आएगा mg बाई 2 cos थीटा। ये ऐसा केस कभी मिल जाए, t की वैल्यू mg बाई 2 cos थीटा रखना। अब तुम्हें पता है अगर थीटा की वैल्यू 60 रख दूं तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, mg के बराबर होगी। और थीटा की वैल्यू अगर 90 रख दूं तो टेंशन आ जाएगा इन्फिनिटी। ये कैसे पॉसिबल है? तुम रोप को कभी सीधा कर ही नहीं सकते। किसी रोप पे कोई वजन लटका दो और रोप सीधी रहे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी रोप पे, अगर मैं बोलूं ये रोप है, ये रोप है, ये रोप है, इस रोप पे अगर मैं वजन रख दूं, इस रोप पे अगर मैं वजन रख दूं, कुछ टांग दूं तो सीधा नहीं दे सकता, ऐसे रह ही नहीं सकता। वजन रखते ही झुक जाएगा, झुक जाएगा। सीधा रहेगा अगर 90 डिग्री बनेगा ना, फिर तो वर्टिकल से 90 बनेगा ना। ऐसे जैसे ऐसे रखोगे लटक जाएगा, और ऐसे करोगे तो सीधा रख, अगर मैं वजन रख दूं सीधा रखूं तो झुक रहा तब भी है ना। अगर नहीं झुकता तो टेंशन इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। टेंशन इनफाइनाइट हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हो गया क्या, अगर थीटा की वैल्यू 60 से ज्यादा है, थीटा इज ग्रेटर देन 60 है, अगर थीटा 60 से ज्यादा है तो टेंशन जो आएगा वो mg से ज्यादा आएगा। तो टेंशन बढ़ के, टेंशन जो है बढ़ के वेट से ज्यादा होगा। टेंशन की वैल्यू जो होगी वो बढ़ के वेट से ज्यादा हो जाएगी या बराबर हो जाएगी, अगर थीटा 60 या 60 से ज्यादा है। तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 60 आएगा तभी जाके टेंशन बढ़ के वेट से कम होगा, तब जाके टेंशन बढ़ के वेट से कम होगा। और यह सवाल नीट में कई बार आया है। यह सवाल क्या है, नीट में कई बार आया है कि जो टेंशन है वो बढ़ के वेट से ज्यादा है या कम है। ठीक है, टेंशन क्या है, बढ़ के वेट से ज्यादा है या कम है, डिपेंड करता है। वैसे भी तुम सोचो, बढ़ कितना बड़ा होगा कि उसको झुका देगा, थोड़ा झुकेगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री तो नहीं झुकेगा ना, तो टेंशन बढ़ के वेट से ज्यादा होगा। नहीं समझे? बढ़ किसी रस्सी बैठती तो रस्सी बिल्कुल लटक जाती क्या है, ऐसे हो जाएगी क्या, चिड़िया बैठी ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे होता है क्या? नहीं, बढ़ बैठती थोड़ा बहुत झुक जाता है 75-80 डिग्री, उस केस में टेंशन बढ़ के वेट से ज्यादा आएगा। समझ गया कि नहीं समझ गए? चलो अब आइए, बातें चल रही है इक्विलिब्रियम की, तो इसी में बहुत सारे अलग अलग केसेस करते हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है जो छत से टंगी हुई है। अब आपसे पूछा गया है यहां पे टेंशन कितना होगा, यहां पे टेंशन कितना होगा। तो यहां पे टेंशन कितना होगा, इसको अच्छे से फील करने के लिए यहां से मान लो, इस पेड़ से मान लो ये कोई चिलगोजा टंगा हुआ है, टंगा हुआ है, बाइसेप्स बना देते हैं इसके, ये चिलगोजा टंगा हुआ है। तो यहां पे टेंशन क्या होगा, यहां पे जितना पोर्शन लटकेगा तो जीरो, कोई लटक ही नहीं रहा। यहां पे टेंशन जितना पैर का वेट होगा उसके बराबर, यहां पे टेंशन जितना पूरे नीचे का पोर्शन लटका होगा उसके बराबर, यहां पे टेंशन पूरे वेट के बराबर। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे टेंशन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। रीजन क्या है, टेंशन लटकने वाले वेट के बराबर होता है। टेंशन जो होता है लटकने वाले, इस तरह की सिचुएशन में टेंशन लटकने वाले वेट के बराबर होता है। तो कितना वेट लटक रहा है बाबू, इतना लटक रहा है। कैसे निकालेंगे एमएक्सजी? भाई टोटल रस्सी का मास था एम, एल लेंथ का है ना, एक्स लेंथ का इतना हो जाएगा, जी से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एमएक्सजी, और ये हो जाएगा टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी यहां पे जो टेंशन आएगा वो क्या आएगा, लटकने वाले वेट के बराबर, इतना आएगा, इतना आएगा। जितना पोर्शन लटक रहा है उसके वेट के बराबर आएगा, जितना पोर्शन लटक रहा है उसके वेट के बराबर आएगा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, सवाल में जानते क्या करते, बहुत चालूगिरी करते हैं, ऐसे दे देते हैं और तुम तो फॉर्मूला रट के जाते हो, तुम तो फॉर्मूला रट के जाते हो। तो यहां पे टेंशन क्या हो जाएगा, पूरी रस्सी की लेंथ एल है, तो तुमको तो याद है टेंशन लटकने वाले वेट के बराबर होता है। तो यहां लटक रहा है इतना पोर्शन, एल माइनस एक्स लटक रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ओशिट होते मैंने देखा है। ठीक है, तो लटकने वाले वेट के बराबर होगा, यहां पे ओशिट होने के चांसेस भरपूर रहते हैं, तुम्हारा नहीं होना चाहिए।
बहुत मारेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अगर मैं पूछूं यहां टेंशन कितना होगा, T3, लटकने वाला वेट M3, तो क्या रहेगा M3G। T2, यहां पे अगर देखो कितने लोग लटक रहे हैं, तो 2 और 3 दोनों लटक रहे हैं। यहां पे टेंशन ये M1 है, कितने लोग लटक रहे हैं, 1 लटकिंग, 2 लटकिंग, 3 ऑल्सो इज लटकिंग। तीनों के वेट के बराबर हो जाएगा टेंशन। जितना पोर्शन लटक रहा है उसके वेट के बराबर हो जाएगा, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जितना पोर्शन लटकेगा उसके वेट के बराबर टेंशन होगा, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो जितना पोर्शन लटक रहा होगा उसके वेट के बराबर टेंशन होगा, उसके वेट के बराबर टेंशन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यह सवाल आता है, क्या इसमें बड़ा दिक्कत होती है, ये मैन का मास स्मॉल एम है, प्लैंक का मास कैपिटल एम है। बोला जाएगा यहां कितना फोर्स लगा रहे हैं, रस्सी में कितना टेंशन है कि जिससे ये इक्विलिब्रियम में है, जिससे ये इक्विलिब्रियम में है। पूछा गया है कितना यहां पे फोर्स लगाएंगे जिससे ये इक्विलिब्रियम में है। देखो बेटा, एक रोप एक समान टेंशन, एक रोप में एक समान टेंशन, तो टेंशन जो यहां होगी वही टेंशन यहां हो जाएगी और वही टेंशन यहां हो जाएगी। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब पूरा पूरा इंतजाम इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा पूरा इंतजाम इक्विलिब्रियम में है। अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे के पूरे इंतजाम में क्या लग रहा है, इस पूरे के पूरे इंतजाम में अगर आप नोटिस करें, यही तो है, इस पूरे इंतजाम में 3 फोर्सेस ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं। क्या लिखा जाएगा, 3T इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m G, इसको ये संभाले हुए है। तो कितना फोर्स लगाएं कितना टेंशन होगा निकाल सकते हैं। T की वैल्यू क्या आएगी, M प्लस स्मॉल m G डिवाइड बाई 3। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पर कि ये M मास का ब्लॉक है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पे कितना टेंशन होगा और इसका मास कितना होगा, या फिर बोले ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा जिससे ये रोका हुआ है, और यहां ऊपर टेंशन कितना होगा। फिर से वही काम करना है, एक रोप एक टेंशन, एक रोप एक टेंशन। तो एक रोप एक टेंशन की अगर हम पंचायत करने लग गए भैया, तो भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, टेंशन T हो जाएगा। ये रोप यहां आएगी, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, यही रहेगा। यहां पे अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन रोप में अवे फ्रॉम द बॉडी मार्क कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती ऐसे। तो अगर मैं बोलूं कि जहां से ये पुली और मास लगा हुआ है ऐसे, तो कितने टेंशन है, 1 2 3, ये तो कितनी टेंशन है, 1 2 3, 3T इस अकेले mg को बैलेंस कर रहे हैं। T की वैल्यू क्या आएगी, mg बाई 3। T की वैल्यू आएगी mg बाई 3, मतलब जितना फोर्स आपने लगाया वो mg बाई 3 के बराबर होगा, वो mg बाई 3 के बराबर होगा। अगर आपसे बोले कि उस छत पे कितना टेंशन लग रहा है, यहां T डैश होगा, एक टेंशन यहां, एक टेंशन यहां, एक टेंशन यहां, एक टेंशन यहां, तो क्या आएगा, T डैश की वैल्यू जो आएगी वो 4 टाइम्स ऑफ टेंशन के बराबर हो जाएगी। तो T डैश की वैल्यू आएगी 4 mg बाई 3। कितना आसान सवाल है, लेकिन कितना भौकाली है। एक रोप में एक समान टेंशन होती है, इस बात का ध्यान रखो और ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दो, कभी गलत नहीं आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां बात करते हैं स्प्रिंग में। स्प्रिंग में टेंशन तब डेवलप होती है, स्प्रिंग में टेंशन तब डेवलप होती है जब स्प्रिंग में कोई खिंचाव होता है। अब जैसे ये मान लो मफलर है मेरा, मेरा नहीं मांगे का है, ठीक है। अब इसको मैं खींच रहा हूं तो इसमें कोई खिंचाव है, नहीं है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं होगा। वैसे ही अगर इस स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं, इसमें कोई खिंचाव नहीं होगा। जब कोई खिंचाव नहीं होगा तो टेंशन 0 होगा। क्यों कि नो एक्सटेंशन, क्योंकि कोई एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है। यहां पर ये तो ऐसी सिचुएशन हो गई जैसे मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, तो मैं इसको पकड़े ऐसे खींच रहा हूं, F फोर्स लगा के खींच रहा हूं,
तो अगर मेरा हाथ ये एफ फोर्स लगा रहा है यहां पर, ठीक है, और यहां से मैंने रोक रखा है, तो मैं मेरा ये वाला हाथ इस वाले हाथ से बातें करता है, बोला बाबू, ये बोला बाबू, इससे कह रहा बाबू कितना फोर्स लगा रहे हो, तो ये बोलेगा बाबू जितना तुम लगा रहे हो उतना हम लगा रहे हैं। क्यों? तभी तो भाग के नहीं जा पा रहे। तो हुआ ये, जब तुम इसको पकड़े थे एफ फोर्स लगा रहे थे तो यहां एफ फोर्स लग रहा था, तो जितना फोर्स आप लगा रहे थे उतना ही टेंशन यहां डेवलप हो रहा था। टेंशन की वैल्यू एफ फोर्स के बराबर आ रही थी। इसी का ये एफबीडी है। ये मतलब लोग यार 2F बोल देते हैं, यार ये एफ लग रहा है, दीवार भी तो एफ इधर ही लगा रही होगी, तो इसका एफबीडी तो है, तो यहां भी टेंशन क्या आएगा? एफ के बराबर आएगा। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, ये नीट का पूछा गया सवाल है। इक्विलिब्रियम में तो ऐसा लगेगा, इक्विलिब्रियम में तो ऐसा लगेगा। चलो अब इक्विलिब्रियम के बाद आगे बात करते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज की। जब दो बॉडी कनेक्ट रहती है और मोशन करती है, जैसे इन दोनों केसेस में ये बॉडी इस बॉडी से कनेक्टेड है, तो ये दोनों बॉडी मोशन कर रही है, तो इन दोनों का क्या सेम रहेगा? एक्सेलरेशन सेम रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर आप देखो इस पे लगा फोर्स, कोई पूछे तुमको किसने चलाया बे, तो कहेगा हमको फोर्स ने चलाया, प्लस इस वाले ने रोक दिया था हमको इसने, इसलिए हमको फोर्स और नॉर्मल ने चलाया। इससे कोई पूछे तुमको किसने चलाया, तो बोलेगा नॉर्मल ने चलाया। किसने चलाया? नॉर्मल ने चलाया। ठीक। इससे कोई पूछे तो, इससे कोई पूछेगा छोटकू से तुमको किसने चलाया, कहेगा फोर्स इधर लग रहा था भाई साहब, ये वाला हमको मना कर दी ये। और इससे पूछेगा तुमको किसने चलाया, इस पे एक्सेलरेशन ऐसे होगा बेटा। इससे पूछेगा किसने चलाया, तो बोलेगा नॉर्मल ने चलाया। इसको और क्या आएगा? इसका एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो, एफ माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल एम ए आएगा। साथ साथ चलेंगे, एन इज इक्वल टू क्या आएगा? स्मॉल एम ए आएगा। अगर आप एक्सेलरेशन निकालो तो इन दोनों को जोड़ दो तो एक्सेलरेशन आपको ये मिलेगा। डायरेक्टली भी कर सकते तो, दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, हाँ दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक सिस्टम हो गया ना। हाँ, फोर्स डिवाइड बाय संपूर्ण मास। एक्सेलरेशन होता है नेट इंबैलेंस फोर्स डिवाइड बाय संपूर्ण मास। तो क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है नेट फोर्स डिवाइड बाय संपूर्ण मास। मैंने तो एफबीडी करके करा दिया, एफबीडी बना के करके दिखा दिया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। मुझे एक्सेलरेशन के बाद अगर मुझे फोर्स चाहिए, नॉर्मल फोर्स चाहिए, इसको यहां लाके रख दो। एम लिखोगे, एफ लिखोगे, डिवाइड बाय संपूर्ण मास कर दोगे। नहीं समझे? इसी एक्सेलरेशन को लाके यहां रख दो। अब इसका शॉर्टकट देखो, यहां फोर्स लग रहा था, यहां आपको नॉर्मल चाहिए, तो भाग के यहां आओ, बाकी बचा मास एम। तो क्या लिखोगे? फोर्स लिखोगे, संपूर्ण मास करोगे, बाकी बचे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स लिखोगे, संपूर्ण मास करोगे, भाग क्या होगा? यहां रिएक्शन निकालना है और बाकी बचे मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे यहां पे देखो, ये एन डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम ए होगा, और यहां क्या आएगा? एफ माइनस एन डैश इज इक्वल टू स्मॉल एम ए होगा। दोनों को जोड़ोगे तो एक्सेलरेशन अभी भी वही आएगा। क्या? देखो दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो नेट फोर्स लगेगा एफ, संपूर्ण मास लगेगा कितना? ऐसा। तो एक्सेलरेशन तो वही आ गया जो इसमें आया था, एक्सेलरेशन सेम आएगा। क्या इस पे लगने वाला रिएक्शन भी सेम होगा? ध्यान से देखो, एन डैश क्या आएगा? एन डैश निकालो, क्या करते हो? फोर्स लिखते हो, संपूर्ण मास लिखते हो। हाँ लिख दिया गुरुजी। फिर क्या करते हैं? यहां से भाग क्या हो, बाकी बचा मास से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी बचे मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मस्त जाएगा। ठीक है, आइए आगे। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे। मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, चुटकियों का काम है। फोर्स डिवाइड बाय संपूर्ण मास। मुझे यहां चाहिए रिएक्शन, ये N1 है। यहां चाहिए रिएक्शन, तो क्या लिखते हैं? F लिखते हैं, संपूर्ण मास से डिवाइड कर देते हैं। बाकी बचे हुए मास कौन है? 2 और 3 है। यहां पे चाहिए मुझे N2। क्या लिखोगे? N2। क्या आएगा? F लिखोगे। क्या लिखोगे? संपूर्ण मास लिखोगे। बाकी बचा हुआ मास कौन है? एक तो है भाई साहब, M3। गलत आ ही नहीं सकता, झमाझम लिखो ना भाई साहब, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? फिर गुरुजी यहां पे जैसा आप मास के लिए लिखते हैं वैसा लेंथ के लिए लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन तो पता ही F/m होगा। यहां पे टेंशन चाहिए ना आपको, टेंशन चाहिए यहां पे ना, तो फोर्स लिखो, संपूर्ण लेंथ से डिवाइड कर दो। यहां भाग क्या होगा? फोर्स साइड से। यहां पे बची लेंथ कितनी है? x। ये हो जाएगी टेंशन। नहीं समझे?
यहां पे देखो फोर्स लिखोगे, संपूर्ण लेंथ से डिवाइड करो, यहां से फोर्स वाली साइड से भाग के यहां आओ, बाकी बची लेंथ कितनी है, एल माइनस एक्स। ये हो जाएगा टेंशन। अब आपको चाहिए क्या, यहां पे ना दो लोग खींच रहे हैं, टेंशन कम हो जाएगी क्या। यार एक बार बताओ, तुमको एक आदमी घसीटता है तो टेंशन होती है, इधर से कोई घसीटेगा तब टेंशन होगी, दो लोग घसीटेंगे टेंशन ज्यादा होगी ना। नहीं समझ में आया। देखो ये है, इनको कोई घसीट रहा है, इधर एफ फोर्स लगा के, टेंशन है ना, हाँ है। अगर इधर से भी कोई घसीटने लग जाए तो टेंशन ज्यादा नहीं हो जाएगी, हाँ बढ़ जाएगी, घट जाएगी नहीं, जल्दी फट जाएंगे, ज्यादा टेंशन होगी। इसका मतलब क्या, यहां टेंशन जब निकालेंगे तो दोनों फोर्सेस की टेंशन को जोड़ेंगे, माइनस नहीं करेंगे। F1 की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे, संपूर्ण लेंथ से डिवाइड करेंगे, यहां भाग के आएंगे, कितना है बची लेंथ x है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। F2 की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण लेंथ से डिवाइड करेंगे, यहां से भाग के जाएंगे, बची लेंथ कितनी है, L माइनस एक्स है, L माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी टेंशन, टोटल टेंशन ही हो जाएगी। जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। क्यों, जानते हो क्यों, जानते हो क्यों, क्योंकि यार इसको अकेला कोई घसीट रहा था, कम टेंशन थी, दोनों घसीटेंगे तो बिल्कुल चिथड़ा हो जाएगा, चिथड़ा हो जाएगा, वो चाहते हो, ठीक है। तब फिर अब बात करते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम की। पुली ब्लॉक सिस्टम में क्या है, अगर पुली फिक्स है अगर पुली फिक्स है तो इसके इस साइड का एक्सेलरेशन, इसके इस साइड का जो एक्सेलरेशन होगा वही इस साइड का होगा, हमेशा हमेशा। एक पुली की तरफ होगा, एक पुली से दूर जाएगा। पुली फिक्स है तो अगर ये नीचे जाएगा तो ये इधर जाएगा। फिक्स पुली में दोनों साइड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, एक की डायरेक्शन पास होगी पुली से तो दूसरी दूर होगी पुली से, हमेशा। लेकिन अगर पुली मूवेबल हो जाए तो मेरी जान, ये पुली मूवेबल है, इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो ये पुली का एक्सेलरेशन होगा। तो 1 का एक्सेलरेशन और 2 के एक्सेलरेशन का जो सम होगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ये पुली का एक्सेलरेशन आएगा। 1 के एक्सेलरेशन और 2 के एक्सेलरेशन का सम करोगे विद साइन। साइन कैसे लगाते हैं, पुली की पास आ रहा होगा तो एक साइन ले लेना, चाहे पॉजिटिव का चाहे नेगेटिव का, पुली से दूर जाएगा तो एक साइन ले लेना, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव का। भाई जैसे तुमने पुली की तरफ, जैसे ये है, ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लिया है, ये भी ऊपर जा रहा है तो इसको भी पॉजिटिव ले लेना। अगर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव ले लेना, सम कर देना, डिवाइड बाय 2 कर देना, पुली का एक्सेलरेशन आ जाएगा, कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस करवा दे, आओ। मान लो ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका निकालना है। तो ये 3 से जा रहा है, ये पुली फिक्स है ना, तो ये ऊपर जाएगा 3 से। ये पुली फिक्स है ना, ये नीचे जा रहा है तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, किससे, 2 से। इसका मतलब ये पुली के इधर जा रहा है ये 3 से, इधर जा रहा है ये 2 से, तो पुली का निकालना है। तो पुली का निकालने के लिए क्या करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ पुली लिखोगे। ये दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं। ये पॉइंट देखो ना पुली के लेफ्ट राइट, 3 + 2 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 2.5। नहीं समझ में आया, आया तो भाई ये 3 जाएगा तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा 3 से, ये नीचे जाएगा तो ये हिस्सा जाएगा ऊपर से, तो पुली को अलग बना लो। तो ये 3 से ऊपर जा रहा है, 2 से ऊपर जा रहा है, तो क्या जाएगा, 3 + 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। बोलो, हो जाएगा ना ऐसा। अच्छा अगर ये फिक्स है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। इसका अगर मान लो मैं बोलता हूं इसका एक्सेलरेशन 2 है, ये 2 से नीचे है तो ये 2 से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ये रुका हुआ है, बंधा है, तो ये भी रुका रहेगा, 0 है, हाँ 0 होगा, ये नहीं चलेगा, 0 होगा इसका एक्सेलरेशन। तो क्या जाएगा, इसका 0 इसका 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, ये एक्सेलरेशन आएगा 1, ये आएगा 1 आएगा, 1 आएगा 1।
समझा? अच्छा, अगर मैं यहां एक केस दे दूं, यहां पे ये मान लो ऊपर जा रहा है 4 से, ये इधर जा रहा है नीचे, ये मान लो इधर ऊपर जा रहा है ये भी 2 से, इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? ये यहां बंधा हुआ है, देखो ये 4 से जा रहा है ऊपर, तो ये नीचे कितने जाएगा? 4 से। तो इसका सम, ये 2 ऊपर है, ये ए ऊपर, ये पता नहीं किधर है, डिवाइड बाय 2, ये नीचे है, इसका मतलब -4। देखो किससे भाई, ये 4 से जा रहा है तो 4 से नीचे आएगा, ये ऊपर है, इसका पता नहीं तो छोड़ दो, तो 2 प्लस ए डिवाइड बाई 2 अपने आप प्लस माइनस में आएगा, ये नीचे इसलिए -4, क्या आएगा? ए की वैल्यू -10, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा 10 से, डाउनवर्ड 10 से जाएगा, इतना आसान है, डाउनवर्ड जाएगा 10 से, इतना आसान है। यहां पे देखो ये 0 हो गया, ठीक है, अब इसका पुली मूवेबल है, मान लेते ये ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, ठीक है, अब ये ए हो गया, ए हो गया, मान लेते ए नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ये वाला ए ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्यों? पुली फिक्स है, तो क्या आएगा? बी का एक्सेलरेशन प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू जाएगा ए, सो ए बी इज इक्वल टू जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए। यहां पे एक तरीका और भी होता करने का, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, ये टी और टी है तो यहां 2t रहेगा, यहां 2t रहेगा। एक टर्म होता है टी डॉट वी का सम 0, तो यहां टेंशन 2t है, यहां टेंशन t है, तो यहां टेंशन, जहां टेंशन ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगा। सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन, जहां टेंशन ज्यादा होगा वहां एक्सेलरेशन कम होगा। तो आप देखो यहां टेंशन t था, यहां टेंशन t था, यहां टेंशन 2t था, तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जस्ट 2 टाइम, तो भी तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जस्ट 2 टाइम्स आया एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप पुली के लेफ्ट राइट वाला भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी ये भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जहां टेंशन ज्यादा वहां एक्सेलरेशन कम, ये बात याद रखना मेरी जान। अब जैसे यहां है फिक्स है, एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? संपूर्ण मास, नेट पुल। ये कह रहा नीचे चल, तो ये कह रहा यार हम जाने नहीं देंगे। सोचो, ग्रेविटी दोनों पे नीचे लग रही है, ग्रेविटी दोनों पे नीचे लग रही है, लेकिन ये नीचे जाने के लिए पुश कर रहा होगा, तो कह रहा जाने नहीं देंगे। तो एक का वेट जाने के लिए परेशान कर रहा होगा, तो दूसरा मना कर रहा होगा, तभी तो ए की वैल्यू आती है m2 माइनस m1 जी डिवाइड बाई संपूर्ण मास। टेंशन, टेंशन निकालने का सबसे खूबसूरत तरीका, कितने मास लटक रहे हैं? 2 मास लटक रहे हैं, तो 2 लिख दो, डिवाइड बाई संपूर्ण मास कर दो, इनटू जी कर दो। यहां टेंशन आ जाएगा टी, और यहां टेंशन टी डैश क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे एक्सेलरेशन अगर देखोगे, तो यहां एक्सेलरेशन देखोगे तो पुल कर रहा है ये स्मॉल एम जी, और ये तो पुल नहीं कर, तो रखा हुआ पड़ा हुआ अपना स्मॉल एम कैपिटल एम, ये एक्सेलरेशन आएगा। क्यों? नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास, नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास, ठीक। नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास। रहेगा टेंशन की, कितने लोग लटक रहे हैं? लटकने वाला तो अकेला एक ही है, तो एक लिखोगे, एम इंटू कैपिटल एम जी डिवाइड बाई संपूर्ण मास है। 2 लोग लटक रहे, 2 लिखा, 1 लटक रहे हैं, 1 लिख दिया। लेकिन यहां पे टेंशन क्या लिखोगे? यहां टेंशन टी है, यहां टेंशन टी है, मतलब पुली पे इधर टेंशन टी है, इधर टेंशन टी है, तो यहां पे टेंशन क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? आर। रिएक्शन क्या होगा यहां पर? √2t, रिएक्शन आएगा √2t। ये भी पूछा जाता है, क्यों? जानते हो तुम क्यों? लेफ्ट राइट शिव ये, तो इन फॉर्मूले पे सवाल आते हैं,
कई बार आते हैं, बार बार आते हैं। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए, ये एम मास है, ये बोला जाए ये कैपिटल एम जी फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, तो लोग कहते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी नेट पुल डिवाइड बाय संपूर्ण मास। ऐसा कर देते हैं बेटा, जैसे ऐसा करोगे वो शिट हो जाएगा। क्यों? फिर से देखो, नेट पुल ठीक है, संपूर्ण मास, चलने वाला मास तो एक ही है, तो सर ये भी तो है, बकलोल आदमी, ये फोर्स है, कहां कोई मास लटका है क्या, कोई हाथ से घसीट रहा होगा, ठीक है, तो ये होगा आंसर, ये आएगा आंसर। और ये नीट का फेवरेट सवाल है मेरी जान, ये फोर्स है, मास नहीं है, मास तो खाला अकेला ही है। टेंशन, भाई यहां मास है ही नहीं, तो जितना तुमने फोर्स लगाया उतना बन गया टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू यहां सीधा सीधा आ जाएगा क्या, कैपिटल एम जी। टेंशन आएगा कैपिटल एम जी, टेंशन क्या आएगा, कैपिटल एम जी। क्यों? क्योंकि यहां मास नहीं था इसलिए। अगर ऐसे इंक्लिनेशन में हो तो, इंक्लाइंड हो तो नेट पुल, एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट पुल, यहां पुल कौन होगा, m1 जी साइन अल्फा, यहां कौन होगा, m2 जी साइन बीटा। तो नेट पुल में क्या लिखोगे, अब आप देखो नेट पुल में जब लिखने जाओगे, m2 जी साइन बीटा माइनस m1 जी साइन अल्फा, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और मास चलेगा तो मास का कंपोनेंट थोड़ी निकाल लोगे भाई साहब, ये आएगा। टेंशन, संपूर्ण मास m1 m2, लेकिन ग्रेविटी का यहां साइन अल्फा, यहां साइन बीटा कंट्रीब्यूशन रहेगा, ग्रेविटी का साइन अल्फा साइन बीटा कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसीलिए जोड़ देंगे। तभी तो जब दोनों लटक रहे होते थे तो 100% कंट्रीब्यूशन आता था, तभी 1 और 1 लिखते थे, एक बैठा रहता था, एक खड़ा रहता था, लटका रहता था, तो एक का 0 एक का 1 कर देते, तभी 1 आता था, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं अगर वेज पे कोई चीज रखी हो तो। नेट पुल m1 जी साइन अल्फा m2 जी साइन बीटा डिवाइड बाय संपूर्ण मास। टेंशन फिर से बता देते हैं, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 रखोगे, यहां ग्रेविटी का साइन अल्फा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहां साइन बीटा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसलिए लिख दिया। इससे पहले एक फ्लैट रखा था, एक लटका था, तो एक में पूरा ग्रेविटी कंट्रीब्यूट कर रहा था, इसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा था, इसीलिए यहां एक आया था, याद करो जो रखा था, और दोनों ऐसे लटके थे तो दोनों में ग्रेविटी कंट्रीब्यूट कर रहा था, दोनों में जी जी लिखा था, तभी तो 2 आया था। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्यों लगाते हैं? पहली बात, क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? सूडो फोर्स लगाते हैं टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस चिड़िया का नाम है? ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। वेलोसिटी, बकलोल आदमी, वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन होता है वो नॉन इनर्शियल होता है। हमको लगा था वेलोसिटी होना चाहिए, नहीं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होना चाहिए। अर्थ इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है? अर्थ चक्कर, काटिंग एंड काटिंग मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स, इसीलिए अर्थ नॉन इनर्शियल है। लेकिन टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए अर्थ को इनर्शियल ले लेते हैं। अर्थ घूमती है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, अर्थ नॉन इनर्शियल है। लेकिन टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए इनर्शियल लेते हैं। टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन मतलब जैसे सरफेस पे कोई कार जा रही है, मोटर जा रहा है, पुली ब्लॉक सिस्टम है,
जो हम करते हैं डेली लाइफ, मतलब पृथ्वी पे जो भी कैलकुलेशन करते हो उसके लिए। अब पृथ्वी पे बैठ के मून, मार्स, जुपिटर, स्पेसशिप को पढ़ोगे तब नहीं, ठीक है। तो अर्थ को टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए हम इनर्शियल लेते हैं, अर्थ को टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए इनर्शियल लेते हैं। मतलब गाड़ी चल रही है, ब्लॉक, पुली ब्लॉक, ये सब दुनिया भर का बवाल, इसके लिए, ठीक। ये सूडो फोर्स लगता किधर है? सूडो फोर्स हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी मत बोलना, वेलोसिटी नहीं, मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी के नहीं, वेलोसिटी किधर भी हो हमें नहीं, कोई आगे जा रहा है, कोई पक्का उसका एक्सेलरेशन आगे हो, पीछे भी हो सकता है। एक्सेलरेशन देखना है, जैसे तुमने वेलोसिटी देखा, ओ शिट हुआ, एक्सेलरेशन देखो। एक्सेलरेशन किधर है, उसके उल्टा लगाओ, उसके उल्टा लगाओ। तो सूडो फोर्स का वैल्यू कितना होता है? सूडो फोर्स की जो वैल्यू आती है वो आता है -m टाइम्स ऑफ ए। ए क्या है यहां पे? ए है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मास किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? बहुत बड़े नालायक हो, हाथी बैठ के देखो, हाथी का मास लिख दोगे क्या? जिसको देखते हो वो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मास नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखते हैं। सूडो फोर्स हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। ए क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। सूडो फोर्स हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, इतना ध्यान रखना बस, ज्यादा कुछ सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों लगाएंगे तुम जानते हो, क्यों लगाएंगे तुम जानते हो, ठीक है, क्यों लगाएंगे तुम जानते हो। रुकना जरा, रुको। आइए इस पे अलग अलग केसेस करके दिखाते हैं जिससे आपकी थोड़ी बुद्धि खुलेगी। जैसे ये क्या है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये लिफ्ट कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया भाई साहब? लिफ्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो अब आप जब इस पे एफबीडी बनाओगे तो क्या लिखोगे? एक सूडो फोर्स नीचे की तरफ चिपका दोगे, तो ये आ जाएगा MA। तो यहां नॉर्मल जो होता है वो क्या हो जाएगा? रीडिंग होता है किसका? वेइंग स्केल का, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू आएगी mg प्लस MA, तो अपेरेंट वेट क्या आ जाएगा? mg प्लस MA आ जाएगा। इसको अपेरेंट वेट भी बोलते हैं। क्यों? जब भी कभी आप जो वेइंग स्केल होता है ना, उस पर कोई सामान रखते हो तो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है। लिख लो, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज इक्वल टू नॉर्मल, और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है। तो ये आएगा अपेरेंट वेट। अच्छा, अगर यही लिफ्ट ऊपर जाए और रिटार्ड करे a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है और रिटार्ड कर रही है। अब क्या बनाओगे? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बीडी बनाओ, नॉर्मल ऊपर आएगा, वेट नीचे आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? सूडो फोर्स नीचे दिखा देते हैं, सूडो फोर्स नीचे दिखाते हैं, जो कि रॉन्ग है। रॉन्ग है क्यों? अगर ये रिटार्ड कर रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही, तो पक्का लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हुआ होगा। इसका मतलब इसका एफबीडी आएगा कैसा? N ऐसे आएगा, mg ऐसा आएगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे, तो यहां पे लगेगा MA। सो नॉर्मल की वैल्यू आएगी mg माइनस MA। ये अपेरेंट वेट होगा। तो वेलोसिटी से नहीं देखते हैं, एक्सेलरेशन से देखते हैं। वेलोसिटी ऊपर है, क्या फर्क पड़ता है, एक्सेलरेशन किधर है उसको देखते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये लिफ्ट है, नीचे की तरफ आ रही है, जी एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा?
तो देखो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, वेट लगेगा नीचे की तरफ, सूडो फोर्स MA वो भी mg के बराबर लगेगा ऊपर की तरफ, यहां पे नॉर्मल 0 हो जाएगा, इसको बोलेंगे फ्री फॉल की कंडीशन, यहां वेटलेसनेस फील होगी। क्या होगा? वेटलेसनेस फील होगी। तो आप हमेशा सूडो फोर्स कैसे लगाओगे? एक्सेलरेशन के हिसाब से लगाओगे। अब इसी में एक बात और देखते हैं, अगर कोई पेंडुलम है और एक गाड़ी में रखा है, हम सारा कुछ गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखेंगे और गाड़ी को ए एक्सेलरेशन से आगे कर देंगे, तो यार यहां पे पेंडुलम क्या हो जाएगा ना, ऐसे जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां लगेगा सूडो फोर्स झम्म से, वेट लगेगा झम्म से, और ये लगेगा क्या? थीटा एंगल, ये लगेगा टेंशन। तो अगर आप देखो यहां पे हो गया MA, यहां पे हो गया MG, ये हो गया थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी A/G। टेंशन आएगा क्या? MA का स्क्वायर और MG का स्क्वायर। क्यों? तुम जानते हो क्यों? ये दोनों परपेंडिकुलर, इनको बैलेंस करेगा कौन? टेंशन। इनका रिजल्टेंट जिधर आएगा उसको बैलेंस करेगा टेंशन। सूडो फोर्स का खेल है बाबू भैया। किसका? सूडो फोर्स का खेल है। तो हम ये सब कुछ किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? गाड़ी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? गाड़ी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये वाला सवाल मतलब एवरग्रीन सवाल है भाई साहब, ऐसा कभी कोई साल गया ही नहीं है जब इससे रिलेटेड सवाल आया ना हो। बोल रहे ये स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ ये भी है, यहां ये ब्लॉक स्टेशनरी रखा है, ये ब्लॉक स्टेशनरी ऑन वेज, M इज स्टेशनरी, ऑन वेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ मास इज 0 विद रिस्पेक्ट टू वेज। अब पक्का है जब इसको इधर धक्का दोगे, यार एक बार बताओ, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, इस गाड़ी में तुमको बैठा दिया गया है बाहर ऐसे, तो गाड़ी जब इधर तरफ चलेगी तभी तो गाड़ी चिपक के बैठोगे, गाड़ी आगे जाएगी तभी तुम इससे चिपक के बैठोगे। और कहीं गाड़ी पीछे चली गई ना, गिरोगे सब टूट जाएगा। समझ गए ना क्या? तो अगर गाड़ी आगे जाएगी तो चिपक के बैठोगे, इसका इधर तरफ इसको ले जाना पड़ेगा। जब इसको इधर तरफ लेके जाएंगे हम, ये थीटा है, स्मॉल m है, इधर नॉर्मल आएगा, इधर mg आएगा, आगे लेके जा रहे हो तो एक्सेलरेशन आगे होगा तो सूडो फोर्स MA आएगा। ये इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, बिल्कुल रखा है। अब इक्विलिब्रियम में तो हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा तो इस नॉर्मल को तोड़ लेते हैं। ये एंगल थीटा होगा, चलेगा, ये n cos थीटा होगा, बिल्कुल, ये होगा n sin थीटा, वेरी गुड बॉय। तो n sin थीटा इज इक्वल टू MA होगा, n cos थीटा इक्वल टू mg होगा। रेशियो ले लोगे तो क्या आएगा? tan थीटा A/G आएगा। A की वैल्यू आएगी G tan थीटा आएगा, A की वैल्यू G tan थीटा आ जाएगा, N की वैल्यू हो जाएगा mg/cos थीटा, N की वैल्यू आएगी mg/cos थीटा, A की वैल्यू आएगी G tan थीटा। यह सवाल दादाजी का सवाल है, यह सवाल नीट में आया है। सवाल क्या होता है? एक इंक्लाइन प्लेन पे, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक स्टेशनरी है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक स्टेशनरी नहीं हो सकता जब तक उसके पास G tan थीटा ना हो। एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक स्टेशनरी रखा, पक्का उसका एक्सेलरेशन G tan थीटा होगा, और उस समय नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होगा, mg cos थीटा नहीं होगा, mg/cos थीटा होगा। ये सवाल दोनों कई बार पूछे गए हैं। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक स्टेशनरी तभी रख सकते हो जब उसको G tan थीटा दे दो या उससे ज्यादा दे दो, समझे? नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। अब अगर बोला जाए ब्लॉक इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल, ब्लॉक इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल की स्टेट का मतलब समझते हो? जब भी हमने बोला स्टेट ऑफ फ्री फॉल, इसका मतलब क्या है? कांटेक्ट नहीं है, नॉर्मल 0 हो गया। कांटेक्ट नहीं है, नॉर्मल 0 हो गया। यार अब इसको इधर थोड़ी ना भगाएंगे, इधर लेके जाएंगे। कांटेक्ट ही नहीं है तो कांटेक्ट हट गया,
कांटेक्ट हट गया, जब इसको इधर लेके जाओगे तो इस पे इधर लेके जाओगे तो इस पे सूडो फोर्स ma लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, mg इधर लगेगा, ठीक है, ऐसा होगा। अब यहां पे अगर आप देखो कांटेक्ट हट गया, कांटेक्ट हट गया, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं है, इसको तोड़े, ये क्या आएगा mg cos थीटा आएगा, ठीक है, mg cos थीटा आएगा, इधर क्या आएगा mg sin थीटा आएगा, इसको लेके जाए तो ये आएगा ma cos थीटा आएगा, और ये क्या आएगा ma sin थीटा आएगा यहां पर, और यहां क्या आएगा ma cos थीटा आएगा, तो क्या हो जाएगा n प्लस ma sin थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा होगा। भाई साहब ये जीरो हो गया तो ma sin थीटा इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा, a की वैल्यू g cot थीटा हो जाएगी, a की वैल्यू g cot थीटा हो जाएगी। जब a की वैल्यू g cot थीटा हो जाएगा उस समय रिएक्शन नहीं रहेगा, उस समय इसका मतलब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए, जब इस पे कोई कांटेक्ट नहीं तो अकेला एक मास बचेगा, कौन, वो तुम जानते हो कौन। जब यार इस पे कोई मास लदा ही नहीं है, कांटेक्ट छूट गया तो अकेला ये मास रहेगा, तो इधर क्या जाएगा F सही होगा, F क्या जाएगा, जो चला रहे थे, किसको चला रहे थे, बेज को चला रहे थे, क्योंकि ब्लॉक तो है ही नहीं अब, तो क्या लगेगा फोर्स mg cot थीटा लगेगा। अच्छा यहां पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको धक्का मारने के लिए दोनों चिपक के बैठे हैं, एक सिस्टम हो गया, एक सिस्टम हो गया, तो F इज इक्वल टू स्मॉल m और ये g tan थीटा, इतना फोर्स लगेगा। ये भी एक सवाल पूछा जाता है, इतना फोर्स लगाओगे तब एक साथ चलेगा, और उल्टा डायरेक्शन में mg कैपिटल mg, क्योंकि वो तो हट गया, कांटेक्ट नहीं ना उसका, खाली कैपिटल m बचेगा, तो mg cot थीटा हो जाएगा। ये इतनी बातें होती हैं सूडो फोर्स में। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन में क्या है, पहली बात तो ये जानो, कोई ब्लॉक कहीं किसी सरफेस पे रखा रहता है तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है और mg लगता है ऐसे, यहां यही एक कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन जब कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे चलने की कोशिश करता है या चलता है तो उस पे लगता है फ्रिक्शन, इस पे लगेगा एक फ्रिक्शन और एक लगेगा नॉर्मल, तो ये दोनों ही सरफेस के वजह से है, इसीलिए इन दोनों के रिजल्टेंट को हम बोल देते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स यहां पे हो जाएगा नॉर्मल स्क्वायर और फ्रिक्शन का स्क्वायर। तो फ्रिक्शन कब लगता है, फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है, जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो या फिर टेंडेंसी हो। टेंडेंसी मतलब समझते हो, चलना चाह रहे लेकिन चल नहीं रहा है, तुमको कोई घसीट रहा, तुम घिसक नहीं रहे हो क्योंकि तुम हैवी हो, टेंडेंसी है लेकिन चल नहीं रहे हो, या फिर टेंडेंसी हो, तब लगता है। जब दो सरफेसेस के बीच में मोशन है, फ्रिक्शन नहीं है, स्पेस को घसीटेंगे ना ऐसे से, तब फ्रिक्शन आएगा। जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो या फिर टेंडेंसी हो, किसकी, रिलेटिव मोशन की, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो लगता है। यहां पे कुछ नहीं था, फ्रिक्शन नहीं था, यहां पे चल रहा है, फ्रिक्शन है, घसीटते नहीं चलता तब भी फ्रिक्शन होता। ये कांटेक्ट फोर्स ये होता है। अच्छा कैसे पता चलेगा चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे पता चलेगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके लिए जुगाड़ है, देखो ये रखा हुआ है, यहां पे दो तरह के फ्रिक्शन लग सकते हैं कि स्टैटिक एक काइनेटिक, स्टैटिक और काइनेटिक दो तरह के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। सबसे पहला काम है नॉर्मल निकालना, सबसे बेहतरीन काम है नॉर्मल निकालना। तो एफ मैक्स निकालो, एफ मैक्स आता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अभी नॉर्मल के लिए अलग से स्लाइड बताता हूं। म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल निकालो, अगर अप्लाइड फोर्स बड़ा है या जस्ट बराबर है एफ मैक्स से तो जस्ट चल देगा, स्लिपिंग होगी
स्लिपिंग होगी, उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि चल दिया ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर एफ अप्लाइड एफ मैक्स से कम है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। यार नहीं चल रहा है तो जितना तुम फोर्स लगा रहे हो वो चला नहीं पा रहा है ना कोई तो उसको मार रहा होगा। कौन मार रहा है? तुम जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स से कोई रोक रहा है, रोक रहा है फ्रिक्शन। तुम हाथी को घसीटते हो, हाथी को नहीं ले जा पाते हो, तुम्हारा फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है? हाथी के सरफेस पर लगने वाला फ्रिक्शन से बैलेंस हो रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ नेट के बराबर हो जाता है। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। क्यों? अभी बताता हूं क्यों। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा? स्टैटिक लगेगा। इसका मतलब यह हुआ, क्या हुआ कि जब हम कोई फोर्स लगाते हैं कितना? एफ, तो यहां लगता है फ्रिक्शन, तो शुरू में बढ़ता है, फिर ऐसे हो जाता है, ये यहां पे एफ मैक्स के बराबर होता है। ये क्या आता है? म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल आता है, ये आता है म्यू एस एन, स्टैटिक एन। ये एंगल 45 होता है। इसका मतलब यहां चल नहीं रहा था, नो रिलेटिव मोशन। यहां क्या होता है? यहां होता है रिलेटिव मोशन, यहां होता है रिलेटिव मोशन। कब स्टैटिक लगेगा, कब काइनेटिक लगेगा, समझ में आया? कब स्टैटिक लगेगा, कब काइनेटिक लगेगा, समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, अब यहीं पर एक टर्म होता है, ये नॉर्मल है। यहां पे मान लो एफ मैक्स लग रहा है, ये जो फोर्स आएगा ये कांटेक्ट फोर्स होगा। इस केस में ये एंगल होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होता है लिमिटिंग केस में जब लगता है तो वो म्यू के बराबर होती है, म्यू एस के बराबर होती है। चलेगा कब? जब एफ मैक्स बड़ा हो जाएगा। कब नहीं चलेगा? समझ में आया ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? नॉर्मल निकालना। मैं आपको वो सारे केस नॉर्मल के दिखा देता हूं जहां आपको दिक्कत होती है। शुरू करता हूं मैं। ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, मैं बोलते जाऊंगा लेकिन मैं इंतजार करूंगा जितने लोग माइंड मैप देख रहे हैं कि नॉर्मल की वैल्यू यहां क्या होगी। ऐसे हो जाएगा, यहां नॉर्मल ऐसे आएगा। इस केस में नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? जब मैं फोर्स यहां ऐसे लगाऊंगा किसी एंगल पर, तब नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी? मैं एफबीडी बना दूंगा लेकिन मैं इंतजार करूंगा, मैं तेरा इंतजार करूंगा, मैं तेरा इंतजार करूंगा, मैं तेरा इंतजार करूंगा। नॉर्मल कितना हो जाएगा तुम बताना? नॉर्मल यहां क्या आएगा? mg माइनस एफ साइन थीटा। मैंने बता भी दिया लेकिन फिर भी मैं तेरा इंतजार करूंगा कि तुमने निकाला कि नहीं निकाला। वीडियो रोक के कमेंट करके बताना। ऐसे है, मैंने यहां एक एफ फोर्स लगाया है, एफ फोर्स लगाया है, तो यहां पे क्या लगेगा? नॉर्मल ऐसे लगेगा। तो नॉर्मल क्या आएगा तुम जानते हो, नॉर्मल क्या आएगा तुम जानते हो। अगर मैं बोलूं कि ये ब्लॉक ऐसे था और यहां पे ऐसे था, यहां फोर्स मैंने इस तरीके से लगाया है, यही सारे केस तो आते हैं कहां पर? नीट में। तो यहां पे क्या आएगा? एफ कॉस थीटा आएगा। ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा आएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल आएगा। तो यहां नॉर्मल क्या हो जाएगा? अब कोई बोले कोई गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, ए एक्सेलरेशन से जा रही है, यहां पे कोई ब्लॉक चिपका हुआ है, यहां पे कोई ब्लॉक चिपका है एम, तो यहां पे गाड़ी के लिए सूडो फोर्स लगा देंगे, नॉर्मल यहां हो जाएगा। नॉर्मल निकाल लोगे तो आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। तो देखो मेरे ख्याल से अब तुम लोगों ने मुझे बताया होगा, तो अब मैच करा लो आंसर। यहां नॉर्मल क्या आएगा? mg माइनस एफ साइन थीटा आ जाएगा। यहां नॉर्मल क्या आ जाएगा? एफ के बराबर आ जाएगा। यहां नॉर्मल क्या आ जाएगा? एफ साइन थीटा आ जाएगा।
यहां नॉर्मल क्या जाएगा, एफ साइन थीटा जाएगा, यहां नॉर्मल क्या जाएगा, एम ए आ जाएगा। सबके सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सही आ रहे हैं ना, बस यही तो चाहते थे हम। तो नॉर्मल निकाल लोगे तो फ्रिक्शन निकालना बहुत आसान है। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल होता है। यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहां क्या जाएगा, म्यू एफ। यहां क्या जाएगा, म्यू एफ साइन थीटा। यहां क्या जाएगा, म्यू एम ए। लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ तो रही होगे। इस तरीके से हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे और कब कोई चलेगा कि नहीं चलेगा वो भी डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है। क्या आता है, क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, एक ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है, उसको ऐसे घसीट रहे हैं, तो ये कितना फोर्स लगाएं कि चले, कितना फोर्स लगाएं कि चले। जब फोर्स की बात आए तो इतना फोर्स लगाओगे तब चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा म्यू साइन थीटा। अच्छा, कितना मिनिमम फोर्स लगाएं, ये कंडीशन क्या है, मिनिमम फोर्स। फॉर मिनिमम फोर्स किस एंगल पे लगाएं कि मिनिमम लगे, तो आप थीटा एंगल पे लगाओ। थीटा एंगल पे लगाओगे तो क्या लगेगा, मिनिमम फोर्स लगेगा। तो एफ मिनिमम की वैल्यू आएगी म्यू एम जी डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये याद कर लेना, ये दादाजी का सवाल है, एच.सी. वर्मा जी की किताब में सवाल दिया है और कई बार नीट में पूछा गया है। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल चेंज हो गया है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लगा दूं तो क्या हो जाएगा, थीटा जीरो कर देना, ये जीरो हो जाएगा तो म्यू एम जी आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लगाओगे तो म्यू एम जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पुल था, पुश करोगे तो क्या होगा, पुश करोगे तो दबाओगे, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एम जी प्लस एफ, जो आपका एफ साइन कॉस थीटा आएगा। इस केस में आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इस केस में आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। म्यू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ज्यादा, डिनोमिनेटर में माइनस आ गया, डिनोमिनेटर में माइनस क्या शो कर रहा है, फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, तभी स्लिप करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा, अब अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ब्लॉक को रखते हैं तो मैक्सिमम इंक्लिनेशन क्या होगा, मैक्सिमम इंक्लिनेशन क्या हो कि जब कोई इस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लग जाए, तो वो मैक्सिमम इंक्लिनेशन क्या होता है वो जान लो भाई साहब। अगर ये स्मूथ होता, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो इस पे एम जी साइन थीटा लगता, नॉर्मल लगता, एम जी कॉस थीटा लगता। इस केस में जो इसका एक्सेलरेशन आता वो जी साइन थीटा होता। लेकिन यहां फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, ये थीटा ही ले लो अल्फा की बजाय, आदत हम लोग की थीटा की है ना। तो यहां क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा लगेगा। फ्रिक्शन है तो इसको रोक रहा होगा, रोकेगा कौन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, नॉर्मल इधर लगेगा और ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां पे चलेगा नहीं, तो म्यू की वैल्यू tan थीटा होगी, म्यू की वैल्यू tan थीटा होगी, इस केस में नहीं चलेगा। अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा होगी, जस्ट चलने वाला होगा। अगर म्यू की वैल्यू इतना हो जाएगा तब तक नहीं चलेगा, बड़ा कर दो या बराबर कर दो तो नहीं चलेगा। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली केस हो गई, ये इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये होता है एंगल ऑफ रिपोज, इतना एंगल रहेगा तो नहीं चलेगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या सुनो, अगर थीटा ऐसा है, ठीक है, ये ब्लॉक रखा है, थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू बड़ी है म्यू से, तो स्लिप हो जाएगा, स्लिपिंग होगी। और जब स्लिपिंग होगी तो यहां पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू टाइम्स ऑफ काइनेटिक और नॉर्मल, मतलब म्यू काइनेटिक और एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। और इस केस में अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां लगेगा क्या, म्यू के एम जी कॉस थीटा, और यहां क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा होगा इस तरह से। अच्छा, अगर मान लो कभी मैंने बोला कि इस ब्लॉक को इस इंक्लिनेशन पे धक्का दे दिया इधर की तरफ,
अब एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। तो आपको पता है यहां पर mg cos थीटा वो भी म्यू के का, और mg sin थीटा लगेगा नीचे की तरफ। उस केस में जो इसका एक्सेलरेशन आएगा वो भी डाउनवर्ड होगा, तो एक्सेलरेशन वैल्यू क्या जाएगी, g sin थीटा तो था ही, एक म्यू के g cos आ गया। जब ब्लॉक ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, रिटार्डिंग ज्यादा होगा, जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन कम लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर स्लिपिंग कब होती है, जब tan थीटा बड़ा होता है म्यू से, उस समय एक्सेलरेशन कितना होता है, इतना होता है। किसी ने धक्का उक्का मार के इसको ऊपर भेज दिया, एंगल से कोई मतलब नहीं, उस केस में एक्सेलरेशन इतना आएगा। अच्छा दूसरा केस इसी में बात करते हैं। अगर 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 tan थीटा की वैल्यू छोटी हो जाए, म्यू बड़ा हो जाए, इस केस में नो स्लिपिंग होता है। नो स्लिपिंग होता है उस केस में, इसका मतलब फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक, स्टैटिक लगता है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो mg sin थीटा के बराबर लगेगा। तो ये स्टैटिक लगेगा, mg sin थीटा के बराबर लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा, नॉर्मल mg cos थीटा। इस केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर आएगा। रीजन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स लिखा जाएगा नॉर्मल स्क्वायर और फ्रिक्शन का स्क्वायर, mg के बराबर आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और फ्रिक्शन यहां mg sin थीटा है क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो जब आपको tan थीटा की वैल्यू, जब आपको tan थीटा की वैल्यू ऐसी मिलेगी म्यू बड़ा हो जाए, नो स्लिपिंग होगा। जब स्लिपिंग नहीं होगा तो तुम जानते हो क्या होगा। इसी पे एक सवाल तुमको दिखाते हैं, देखो ये 30 डिग्री है, म्यू की वैल्यू 1 है, ये 60 डिग्री है, म्यू की वैल्यू 1 है। अब आप बताओ जब यहां ब्लॉक को रखेंगे तो कितना कितना फ्रिक्शन लगेगा। तुम्हें पता है tan 30 1/√3, ये लेस देन 1 होता है, मतलब नो स्लिपिंग। जब नो स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लगेगा, वो mg sin 30 लगेगा, वो mg/2 लगेगा। और यहां पे tan 60 ये √3 होता है, ये ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब स्लिपिंग होगी। स्लिपिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, म्यू काइनेटिक mg cos थीटा, म्यू स्टैटिक काइनेटिक एक ही है, तो mg cos 60 mg/2। अभी और अभी में फर्क क्या है, यहां स्टैटिक फ्रिक्शन mg/2 आ रहा है या काइनेटिक फ्रिक्शन mg/2 आ रहा है, क्योंकि अलग अलग इंक्लिनेशन हो गया, क्योंकि अलग अलग इंक्लिनेशन हो गया। यह आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, यह आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। आइए आइए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब दो ब्लॉक का सिस्टम होता है, तो आज आपकी वो समस्या खत्म कर देंगे हम 2 मिनट के अंदर। इसको कौन चला रहा है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, मानो फ्रिक्शन नहीं है, मानो फ्रिक्शन नहीं है तो इस ब्लॉक को आगे की तरफ घसीट ले जाओगे, तो मानो फ्रिक्शन नहीं था तो आगे भाग जाएगा, तो इस वाले नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा किधर, पीछे की तरफ, इस पे लगेगा आगे की तरफ। जैसे ये आदमी चलता है ऐसे चल रहा है, मानो फ्रिक्शन नहीं है, मानो फ्रिक्शन नहीं तो आगे की तरफ गिर जाएगा, इसका पैर पीछे की तरफ फिसल जाएगा, तो फ्रिक्शन इस पे आगे लगता है। इसीलिए जो आदमी वॉक करता है उस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है। फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसे स्लिप करेगा ना, तो नीचे वाला पैर गया इधर जाएगा, पीछे जाएगा, फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। फ्रिक्शन का निकालने का बेहतरीन तरीका है, मानो फ्रिक्शन नहीं है, यहां नॉर्मल लगेगा, यहां mg लगेगा, m2g, यहां m1 है, ऐसे ही लगेगा। तो इसको किसने चलाया, F माइनस फ्रिक्शन ने, उसको किसने चलाया, F इज इक्वल टू m2a ने। सबसे पहला काम करते हैं, सबसे पहला काम मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता था, F मैक्स लिखो और m2 से डिवाइड कर दो। भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिसाइड करो फ्रिक्शन वाले से, तो म्यू m2g आएगा, सो ए मैक्स की वैल्यू आएगी कितनी, म्यू जी। फिर निकालो कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स डिवाइड बाय संपूर्ण मास। ये हर सवाल में आपको करना ही करना है, ये करना ही करना है। अब असली खेल शुरू होता है यहां से,
असली खेल शुरू होता है यहां से। क्या? देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा अभी। सुनो ध्यान से, अगर साथ चल रहे हैं तो, अगर साथ चल रहे हैं तो साथ चल रहे मतलब धोखा नहीं मिला है, यह तो किसी भी एक्सेलरेशन से चल सकता है, इसका मतलब उसी ने लफड़ा किया होगा। तो अगर ए मैक्स की वैल्यू ज्यादा है ए कॉमन से, तब साथ चलेंगे, ये आएगा। आपको ये काम करना है, अगर ऐसा आ गया तो मतलब साथ चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये एफ डिवाइड बाई संपूर्ण मास आ जाएगा। साथ चल रहे हैं मतलब इनमें स्लिपिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन लगेगा, क्या? स्टैटिक। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जरा ध्यान से देखो, फ्रिक्शन की वैल्यू यहां आएगी, टू वाले पे फोर्स नहीं लग रहा था, टू का मास लिखोगे, फोर्स लिखोगे, संपूर्ण मास लिखोगे। नहीं समझे? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, लगेगा। फोर्स वन पे लगा रहे थे, तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, टू का मास लिख दोगे, संपूर्ण मास से डिवाइड करके फोर्स लिख दोगे। ये वो केस होगा जब एक साथ चल रहे होंगे तो। अच्छा, अलग अलग चल रहे होंगे तो, अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग चलेंगे तो पक्का क्या हो जाएगा, एसी ज्यादा हो जाएगा ए मैक्स से। जब कभी भी एसी की वैल्यू ए मैक्स से ज्यादा है, आपको यह काम हर बार करना है, चाहे जैसा सवाल हो यह काम पहले कर लो, फट से सवाल देखते ही ये काम करो ना यार। हर बार गलत करते हो, इस बार गलत नहीं करना है तो नहीं करना, तो इतना काम पहले कर लो। आपसे सवाल नहीं होता है ना, तो मैंने कहा इतना काम कर लिया करो पहले। जैसे ही काम करो, चाहे जितना कठिन सवाल हो कर लेना, तुम करके देख लो। पीछे आए सवाल में, किसी बुकलेट में, तुम्हारे जो कोचिंग का मटेरियल है, जहां कहीं भी दो ब्लॉक का सिस्टम मिले, करो ना ये काम। करते ही क्वेश्चन तुम्हारे सामने खुल जाएगा। या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा। अलग अलग चल रहे हैं ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना। काइनेटिक फ्रिक्शन तो पता है ना, म्यू के टाइम्स ऑफ m2g हो जाएगा यहां पे। इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, तो इस वाले का एक्सेलरेशन निकालोगे तो F काइनेटिक इज इक्वल टू जाएगा m2a2। तो a2 की वैल्यू तो आ जाएगी म्यू के जी। इसका एक्सेलरेशन FBD से निकाल लो ना, F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू m1a1। a1 भी आ गया, लो F डिवाइड बाई m1 माइनस F काइनेटिक। F काइनेटिक क्या आ जाएगा, म्यू के m2g। बहुत आसान है भाई, ये सवाल तुमसे नहीं होता है, मानते हो बात को तुम, तो ये काम पहले कर लिया करो, सॉल्व कर लेना। करके देखना, करके देखना, करके देखना, करके देखना, करके देखना। और हम कैसे माने तुम करोगे, इसके लिए मैंने तुम्हें सवाल भी दे दिया। देखो यहां पर ये है 10 किलोग्राम, ये है 20 किलोग्राम, यहां लगा दिया फोर्स हमने, ये फोर्स लगा दिया। फ्रिक्शन की वैल्यू हमने दे रखी है आपको 0.3, यही म्यू ए से यही म्यू के है 0.3। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं एक बार ये फोर्स 60 न्यूटन है, तब के लिए आंसर बताओ। एक बार ये फोर्स 120 न्यूटन है, तब के लिए बताओ। इन दोनों फोर्सेस के लिए मुझे चाहिए A1, A2 एंड फ्रिक्शन फॉर, एक बार F की वैल्यू 60 है और एक बार F की वैल्यू 120 है। मैं इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में तुम्हारा, मेरी जान। कहां इंतजार करूंगा? कमेंट बॉक्स में। अगर 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 फोर्स में नीचे ना लगा के ऊपर लगा दूं तो, ऊपर लगा दूं तो, ऊपर लगा दूं तो कुछ नहीं, बनाओ एफबीडी भाई। इसको फोर्स घसीट के लेके चला जाएगा, आगे जाएगा, इस पे लगा दो फ्रिक्शन पीछे, और इस पे आगे, ऐसे। और तो कोई दिक्कत है नहीं, नहीं। इसका एक्सेलरेशन F माइनस एफ m2a2 और इसका F इज इक्वल टू m1a1। बहुत शानदार। फिर से वही काम, A मैक्स निकालो। A मैक्स ये डिसाइड करेगा। A मैक्स के लिए क्या जाएगा, F मैक्स लिखोगे और m1 से डिवाइड करोगे। A मैक्स क्या जाएगा, फ्रिक्शन तो यहां के हिसाब से लगेगा ना, नॉर्मल ये रहेगा, m2g ये रहेगा।
हाँ हाँ हाँ, यही तो कांड हो जाता। तो म्यू टाइम्स ऑफ m2g डिवाइड बाई m1, ये ए कॉमन, अरे ये कॉमन तो वही है, फोर्स डिवाइड बाय संपूर्ण मास। इतना काम करने के पश्चात साथ साथ चलेंगे। जब साथ साथ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू A2 होगा, वो आ जाएगा F डिवाइड बाई M1 प्लस M2। फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, F लिखते हैं, संपूर्ण मास लिखते हैं, जिस पर फोर्स लगता है वो वाला मास नहीं लिखते हैं, 2 पे लग रहा है M1 लिख दो, हो गया, खत्म, ओके, टाटा बाय टेक केयर, लव यू झम से। अलग अलग चलेंगे तो काइनेटिक लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो काइनेटिक लगेगा, तो इसको किसने चलाया, फ्रिक्शन ने, तो F काइनेटिक इज इक्वल टू M1 A1। काइनेटिक क्या लिखोगे, म्यू के M2g इज इक्वल टू M1 A1। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू के M2g डिवाइड बाई M1। आ गया, काइनेटिक आ गया। और ऊपर वाले के लिए FBDs निकालो ना भाई साहब, FBDs निकालो, M2A2 F माइनस म्यू काइनेटिक M2g इज इक्वल टू M2A। यहां सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा आंसर, खत्म, टाटा बाय टेक केयर। तो ये था हमारा लॉज ऑफ मोशन का माइंड मैप। इतने सवाल थे, जो इस तरह के सवाल आते हैं उसको ऐसे करना है। रही बात सर्कुलर मोशन की, वो वर्क एनर्जी में कराऊंगा, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। तो जो वो सर्कुलर मोशन वाला पोर्शन आएगा वर्क एनर्जी में कवर करा देंगे हम एक साथ, एंकिंग बैंकिंग जितना भी है सब वहां पे। तो आप 1.5 घंटे में पूरा ये सब खत्म कर चुके हैं, है ना, पूरा लॉज ऑफ मोशन। इस पूरी वीडियो को देखो, जो जो मैंने होमवर्क दिया उसको कमेंट करो, और जितने प्रीवियस ईयर के सवाल हैं इस वीडियो देखने के बाद आप कर सकते हो, ये मैं बता के जा रहा हूं। तब तक के लिए मौज में रहना, अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लव यू झम से।